हर हर महादेव बच्चों। कैशी कोचिंग के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और लेके आए हम हमारे शहर जयपुर के इतिहास की सेकंड कड़ी में। इससे पहले कि हम शुरुआत करें राजा भगवंत दास से, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और उस पर जाके KSG कोचिंग शाहपुरा नाम से सर्च करें और उस टेलीग्राम एप्लीकेशन में KSG कोचिंग शाहपुरा को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसका जो नोट्स है PDF के तौर पे वहाँ पे मतलब लिंक डाल दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबका सब कुछ वहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और अगर आप फिर भी इसको उतारना चाहते हैं तो जो PDF में फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट से उतारना, ताकि आपको अच्छे से सहूलियत रहेगी और एक क्रमबद्ध तरीके से आप इसे लिख भी सकते हैं। चलो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। पिछली बार हमने भारमल के बारे में पढ़ा। भारमल के पश्चात इनके बाद में जो जयपुर का शासक बना वो इनका पुत्र बना था, जिनका नाम था भगवंत दास। 1574 में जब भारमल की मृत्यु हो जाती है तो ये कहा जाता है कि उनके बाद में उनके दो पुत्र थे। तो जो फारसी तवारिख है, फारसी जो तवारिख है, जो तवारिखें लिखी जाती थी, उनमें यह कहा गया है कि भगवंत दास और भगवान दास एक ही है। जबकि जयपुरी तवारिखों में बड़े पुत्र का नाम भगवंत दास था और छोटे पुत्र का नाम भगवान दास था। तो भगवंत दास और भगवान दास ये दोनों अलग अलग थे। अब देखो, ये जो दोनों मत हैं तो इसके समर्थक कौन कौन से हैं। तो पहले भगवान दास जो शासक बना, इस मत का समर्थक कौन कौन है। इस मत का समर्थन करता है, पहला है फरिश्ता, दूसरा है बदायनी। बदायनी ने मुंतक उल तवारिक पुस्तक में लिखी थी और ये अकबर का कट्टर विरोधी था, क्योंकि अकबर धार्मिक उदार नीति रखता था, इसलिए उनका विरोधी था। तीसरा जो था नैनसिरी ख्यात, मुणोक नैनसी ने जो लिखी थी, जसवंत सिंह के दरबार में थे। नैनसिरी ख्यात में इस बात का जिक्र है। चौथा जो है बाकी दासरी ख्यात, बाकी दास ने जो पुस्तक लिखी थी, जिसे मारवाड़ का बीरबल भी कहते हैं, बाकी दासरी ख्यात, वो राजा मानसिंह के दरबार में था, सन्यासी राजा मानसिंह के दरबार में था। तो यानी जोधपुर के जो दोनों कवि हैं वो भगवान दास को शासक होना बताते हैं। और पांचवा जो है वो है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन ने एक पुस्तक लिखी थी तबकात ए अकबरी, उसमें इस बात का जिक्र है कि भगवान दास अगला शासक बना। और लास्ट जो जिक्र किया है वो जहांगीर ने लिखा है कि भगवान दास भारमल के पश्चात अगला शासक बना, जो कि मानसिंह का चाचा था, जबकि मानसिंह के पिता का नाम भक्कू दास था। दूसरी बात आती है भगवंत दास की। तो भगवंत दास के अगर समर्थकों की बात की जाए तो पहला बड़ा समर्थक था अबुल फजल। अबुल फजल जिसने अकबरनामा पुस्तक लिखी, उसके अनुसार ये कहा गया है कि अगला प्रवर्ती शासक भगवंत दास शासक बना, जो मानसिंह का पिता था। दूसरा सूर्यमल मिश्रण, जो कोटा के राम सिंह के दरबार में राजकवि था, जिसने वीर सत्सई पुस्तक लिखी थी, जिसे उसके पुत्र मुरारीदास ने पूरी की थी। तीसरा जो है वृंदावन अभिलेख। वृंदावन अभिलेख जो है वो राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया था वृंदावन में मानसिंह ने, वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर। तो उसके अनुसार ये लिखा है कि भारमल के पश्चात प्रवर्ती शासक भगवंत दास बना। और ये शिलालेख मतलब राजा मानसिंह ने लिखाया था। तो राजा मानसिंह अपने पिता के बारे में गलत जानकारी तो दे ही नहीं सकता भाई। भारमल के बाद में कौन शासक बना, तो उसके अनुसार मानसिंह ने, मतलब उसके पोते ने ये लिखा है कि मेरे से पहले मेरे पिता भगवंत दास थे। ठीक है। चौथा इसका समर्थक है मानसिंह के एक दरबारी कवि थे, जिनका नाम था पुंडरिक विट्ठल। पुंडरिक विट्ठल ने काफ़ी किताबें लिखी है, रागमाला, राग मंजरी, है ना। तो उसमें एक पुस्तक का नाम है राग मंजरी। इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि भगवंत दास शासक बना। और पांचवा 1612 में आमेर के शिलालेख के अनुसार राजा मानसिंह ने आमेर के महलों का निर्माण करवाया था और आमेर में ही शिलालेख लगवाया था। उसमें भी लिखा है कि भगवंत दास अगला शासक बना। तो देखो, आप दोनों मतों के समर्थक आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन अधिकांशतः जो इतिहासकार हैं इस बात के समर्थक हैं कि अगला शासक भगवंत दास बना। अगर आपको परीक्षा में कन्फ्यूजन हो तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, चाहे भगवान दास करो चाहे भगवंत दास करो। हालांकि ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन देता नहीं है। अगर वो देगा, जैसे ऐसे दे सकता है कि वृंदावन अभिलेख के अनुसार
अगला शासक कौन बना। तो वृंदावन अभिलेख के अनुसार की बात की जाए तो वृंदावन अभिलेख के अनुसार अगला शासक भगवंत दास बना है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बांकीदास श्री ख्यात के अनुसार भारमल के पश्चात आमेर का अगला शासक कौन बना, तो भगवंत दास बना। तो व्यक्ति विशेष की बात कर दी जाए तो वो ऐसा आ सकता है, बाकी अगला शासक जो है वो भगवंत दास बना। अब भगवंत दास की बात की जाए तो इसका शासनकाल जो रहा 1574 से लेकर 1589 ईस्वी तक इनका शासन कार्य रहा। तो सबसे पहली चीज़ तो इनके बारे में ये है कि अकबर ने 1576 में तीसरी बार यानी जलाल खान कोरची और मानसिंह के बाद महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भगवंत दास को ही भेजा था। ठीक है। और दूसरा ये था कि इन्हें मतलब अकबर ने मलिक उल उमरा की उपाधि दी थी। याद रखना, मलिक उल उमरा की उपाधि इनके पिता राजा भारमल को भी दी थी और उन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। तीसरी क्या हुआ कि इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था मानबाई, उनकी शादी अकबर के शहजादे सलीम के साथ की थी। अकबर के शहजादे सलीम के साथ की थी और उनके एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। तो देखो ये मैंने एक सभी चीज़ें एक साथ लिख दी हैं। पहली ये पुत्री जैसे भगवंत दास की, दूसरी पुत्री मोटा राजा उदय सिंह की और तीसरी भारमल की। ठीक है। तो ये जो राजा जयपुर के मतलब राजस्थान के जो राजा थे उनकी जो पुत्रियों की शादी हुई थी और उन जिनसे शहजादे उत्पन्न हुए थे उनके बारे में स्पेशली लिख दिया है। तो जैसे पहला मैंने ये लिख दिया है, पुत्री किसकी थी? भगवंत दास की। नाम क्या था? मानबाई। उपनाम क्या था? सुल्तान निस्सा या साहे बेगम। इनके पति का नाम क्या था? सलीम नाम था, जो जहांगीर के नाम से शासक बना, सम्राट बना। इनके पुत्र का नाम क्या था? खुसरो था, जिन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। और विद्रोह किया तो पिता ने पहले उन्हें आगरे के किले में नज़रबंद कर दिया, फिर उनकी आंखें फुड़वा दी और जब लास्ट में नहीं माना तो इनकी हत्या भी इनके पिता ने ही करवा दी। और इसके बारे में विशेष ये था कि ये जो था जहांगीर था वो हमेशा शराब के नशे में मत रहता था। इस शराब की आदत से तंग आकर इनकी पत्नी मानबाई ने आत्महत्या कर ली। पहला दुख तो उन्हें अपने पुत्र का था क्योंकि उनके पुत्र की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और दूसरा दुख क्या था? अपने पति का था, क्योंकि पति भी हमेशा शराब के नशे में मत रहता था। दूसरा जो शासक था मोटा राव उदय सिंह, जो जोधपुर का शासक था, उनकी पुत्री का नाम था मानीबाई। याद रखना, उन भगवंत दास की पुत्री का नाम मानबाई, जबकि इसका क्या नाम था? मोटा राव उदय सिंह की पुत्री का नाम था मानीबाई। और दोनों की शादी किसके साथ होती है? सलीम के साथ होती है। जो मानीबाई थी जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण इसे जोधाबाई भी कहते हैं। और इनका जो पुत्र था उसका नाम था खुर्रम। इसके पुत्र का नाम था खुसरो और इसके पुत्र का क्या नाम था? खुर्रम। और खुर्रम किसके नाम से शासक बना? शाहजहां के नाम से शासक बना। ठीक है। और खुर्रम शाहजहां के नाम से सम्राट बना था। तो ये याद रखना कि दोनों की शादी किसके साथ हुई थी? जहांगीर के साथ हुई थी। लेकिन एक के पुत्र का मानबाई, तो मानबाई ने नहीं मानी। और दूसरी थी मोटा राव उदय सिंह की मानीबाई, तो वो मान गई। वो मानी यानी मान गई, उस बात को मान गई कि चलो साहब दारू पीता है तो पीने दो, शराब पीता है तो पीने दो। तो मान गई तो उसका पुत्र क्या बन गया? सम्राट बन गया। तो उसका पुत्र सम्राट बना। तीसरी जो शादी हुई थी वो मैंने आपको पहले बता दिया, ये भारमल है, भारमल ही नहीं है। हमारे जयपुर का शासक था भारमल। और भारमल की जो पुत्री थी उसका नाम था हरकाबाई और उसे मरियमा उजमानी की उपाधि दी गई थी। और उसके पति का नाम था अकबर और उससे पुत्र उत्पन्न हुआ था सलीम, जो जहांगीर के नाम से सम्राट बना था। तो याद रखना, जो राजपुताने की कोख से दो सम्राट उत्पन्न हुए थे, एक का नाम जहांगीर था और एक का नाम शाहजहां। जहांगीर भारमल की पुत्री हरकाबाई के उत्पन्न हुआ था, जबकि मतलब बात की जाए शाहजहां की तो वो मोटा राव उदय सिंह की पुत्री मानीबाई की कोख से यहाँ उत्पन्न हुआ था। अकबर ने भगवंत दास को 5000 का मनसब दिया, जात और सवार का मनसब दिया। और 5000 का जात और सवार का मनसब ही इनके पिता को भी दिया गया था। ठीक है। और अकबर ने 1582 में इन्हें पंजाब की सूबेदारी प्रदान कर दी। और भगवंत दास ने क्या किया कि लाहौर में एक मस्जिद बनाई थी और लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई।
तो याद रखना जब ये मृत्यु हुई उस टाइम पंजाब के सूबेदार थे। ये जब इनकी मृत्यु हुई उस वक्त ये पंजाब के सूबेदार के रूप में कार्य कर रहे थे। तो 1589 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में अगला शासक बनता है कौन? मान सिंह। तो मान सिंह 1589 में शासक बना, जो 1614 तक आप अपनी मृत्यु तक यहाँ का शासक रहता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। देखो होता क्या है कि जब भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी की तो उस वक्त अकबर के साथ वो 2 जनों को भेजता है, एक अपने पुत्र भगवंत दास को और दूसरा अपने पौत्र मान सिंह को। अकबर के उस वक्त तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो मान सिंह उसका बहुत अजीज और प्रिय था। मान सिंह हमेशा उसकी गोद में बैठा रहता था और मान सिंह को वो अपने बेटे जैसा चाहता था। तो अकबर ने मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी, फरजंद यानी बेटा, ठीक है। और प्रताप को समझाने के लिए जलाल खान कोर्ची के पश्चात मान सिंह को ही भेजा गया था। देखो जब महाराणा प्रताप पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत मंडल भेजे थे। तो 4 दूत मंडल जो भेजे थे उसमें दूसरे नंबर को किसको भेजा था? ये मान सिंह को ही भेजा था। और देखो अगर इसकी बात की जाए मान सिंह के युद्ध अभियानों की, तो युद्ध अभियानों पे एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा अजय योद्धा संभवतः कहीं भी नहीं मिला। लेकिन इसका इतिहास जो है वो ये था कि ये अकबर के अधीन युद्ध कर रहा था। इन्होंने अपने जीवन में 76 युद्ध किए थे और 76 युद्धों में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। इतना अजय योद्धा था, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो इनका अगर पहले अभियान की बात की जाए तो पहला जो इनका अभियान था वो 1567 में लड़ा गया। इनका जो पहला अभियान 1567 में, और वो था बूंदी के सुरजन हाडा के खिलाफ। अब बूंदी का जो सुरजन हाडा था उसके खिलाफ हुआ क्या था कि उन्होंने अकबर के खिलाफ क्या किया कि विद्रोह कर दिया। अकबर के खिलाफ जब विद्रोह कर दिया तो अकबर ने 1569 में रणथंबोर पर चढ़ाई कर दी। रणथंबोर उस वक्त बूंदी के अधीन ही आता था। तो रणथंबोर पर चढ़ाई की तो रणथंबोर उनके साथ जाता है भारमल और उनका पौत्र मान सिंह। तो मान सिंह का यह पहला अभियान था, लेकिन मान सिंह ने इस अभियान में सैनिक के तौर पे सेवा दी। सैनिक पे तौर पे सेवा देने का मतलब ये था कि उसे कोई मनसब नहीं दिया गया था उस वक्त, और मान सिंह एक सेना के रूप में, सैनिक के रूप में ही लड़ाई कर रहा था। इसका कोई विशेष योगदान नहीं माना जाता। अब इसके बाद में होता क्या है कि मान सिंह का जो दूसरा अभियान था वो गुजरात अभियान था। गुजरात अभियान दरअसल हुआ कब? 1572 में हुआ, और 1572 में यानी रणथंबोर अभियान के 3 वर्ष पश्चात 1569 में रणथंबोर अभियान था, तो 1572 में दूसरा अभियान लड़ा, रणथंबोर अभियान 1572 में। और गुजरात अभियान, गुजरात अभियान उस टाइम गुजरात का शासक था शेर खान। शेर खान ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और जब शेर खान ने विद्रोह कर दिया तो अकबर स्वयं उधर उसके विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। और जब विद्रोह को दबाने के लिए जाता है तो मान सिंह मतलब एक बार उस अकबर के आगे आके और उनकी जान बचाता है। इस बात से अकबर काफ़ी प्रसन्न हो गए और इस बात को जान गए कि ये जो योद्धा है ये काफ़ी अपने काम आएगा। तो वहाँ से युद्ध के बीच में से अकबर वहाँ से आ जाता है, और जब अकबर वहाँ से आ जाता है तो मान सिंह को वहाँ एक मनसब दे देता है। और शेर खान का जो पुत्र था जो ईडर की तरफ अपनी संपत्ति लेके जा रहा था, तो उसे रोकने के लिए मान सिंह को भेज देता है कुछ सैनिक देके। मान सिंह जाता है और शेर खान के पुत्र जो ईडर की तरफ जा रहा था, ईडर भी गुजरात में ही पड़ता है, तो ईडर की तरफ जा रहा था तो उसके ऊपर हमला किया और उसका जितना भी रसद था, जितना भी पैसा था, वो लूट के और वापस आने लग गया। अकबर ने उसे आदेश दिया कि आप वापस आगरा आ जाओ। उस टाइम राजधानी जो थी वो फतेहपुर सीकरी थी, याद रखना फतेहपुर सीकरी को भूतों की नगरी भी कहते हैं। तो अकबर ने जब उन्हें वापस बुलाया तो अकबर क्या था कि उसे मान सिंह को कहता है कि आप ऐसे करना कि जो भी रास्ते में आता है उसे कुचल डालो, या तो वो मुगल अधीनता स्वीकार करे या फिर आप उसे कुचल डालो।
तो अब क्या होता है कि मानसिंह जब आ रहा था, तो आप एक चीज़ को मानिए कि जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा दौलत हो जाती है, तो उसके कुछ अरमान भी तेज हो जाते हैं। उस पहली बार उसके दौलत कुछ हाथ लगी थी और मान सिंह को ये आदेश मिल गया था, ऊपर उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ भी था अकबर का। तो जब वो आ रहा था, तो आते हुए क्या हुआ कि डूंगरपुर का एक शासक था जिसका नाम था आशकरण, और आशकरण ने उसका कोई स्वागत नहीं किया। और जब स्वागत नहीं किया तो इस बात से नाराज होकर मान सिंह ने आशकरण के ऊपर चढ़ाई की, और न केवल चढ़ाई की बल्कि उसको मतलब डूंगरपुर को बहुत बुरी तरीके से लूटा। जब इसको लूटने की खबर अकबर के पास पहुंचती है, तो फिर वो दोबारा अकबर मान सिंह के पास संदेश भेजता है कि आप आते हुए मतलब महाराणा प्रताप से मिल के आना है, लेकिन ये मिलने का मतलब ये है कि आप शिष्टाचार रूप से मिलेंगे, आप लूटेंगे वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। तो क्यों? क्योंकि अकबर को इस बात का अंदेशा हो गया था, क्योंकि उसने कह तो दिया ही था भाई जो भी अपना सम्मान ना करे तो उसे मार दो, काट दो या लूट दो। तो उसने इस बात से मतलब मान सिंह को इसलिए कहा ताकि मतलब वो महाराणा प्रताप को समझाने का एक अच्छा मौका और दे दे। और इससे पहले नवंबर 1572 में उसने अपने एक काबिल सेनापति जलाल खान कोरची को भी महाराणा प्रताप के पास भेज दिया था। तो हुआ क्या कि जलाल खान कोरची के बाद में ये जाता है कौन? मान सिंह। तो देखो ये 4 शिष्टमंडल जाते हैं, इनके बारे में आप एक बार फिर से समझ लो। पहला जो शिष्टमंडल था वो था जलाल खान कोरची के नेतृत्व में। वो 10वीं की किताब के अनुसार नवंबर 1572 दे रखा है, जबकि सुजस की बात किया जाए तो वहाँ सितंबर 1572 दे रखा है। दूसरा शिष्टमंडल था वो था मान सिंह के नेतृत्व में, और 10th की एनसीईआरटी की बात की जाए तो वो जून 1573 में दे रखा है। जबकि अगर सुजस की बात की जाए तो उसके अनुसार अप्रैल 1573 दे रखा है। तीसरा जो शिष्टमंडल था वो भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा गया। वो अगर बात की जाए राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी के अनुसार तो वो अक्टूबर 1573 दे रखा है, जबकि सुजस में सितंबर 1573 दे रखा है। और चौथा जो था वो इनका वित्त मंत्री गया था जिसका नाम था राजा टोडरमल, और टोडरमल दिसंबर 1573 में गए थे। अब होता क्या है कि जब मानसिंह वहाँ उनसे मुलाकात करने जाता है अकबर से, सॉरी महाराणा प्रताप से, तो दोनों की मुलाकात तय हुई फतेह सागर झील के किनारे, लेकिन सॉरी उदय सागर झील के किनारे हुई। लेकिन उदय सागर झील के किनारे एक शाही भोज का आयोजन किया गया, और शाम को ये तय हुआ कि शाम को महाराणा प्रताप आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन भोजन में महाराणा प्रताप वहाँ पे नहीं आते हैं, और उसकी जगह वो अपने पुत्र अमर सिंह को भेज देते हैं, राणा अमर सिंह को भेजते हैं। और राणा अमर सिंह और दोनों के मध्य कुछ मनमुटाव हो जाता है। राणा अमर सिंह थोड़े युवक ही थे, स्वभाव से भी तेज थे मान सिंह जैसे, दोनों के बीच अनबन हो जाती है। ये ऐसे बताया जाता है कि अमर सिंह ने बातों में ये कह दिया कि इन्होंने अपनी कन्याओं को मुगलों को दे दिया है, तो ये हमारे साथ खाना खाने के लायक नहीं है। और जब मान सिंह ने उनसे पूछा कि महाराणा प्रताप क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलने के लिए मैं आया हूँ, आप कौन से राजा हैं जिनसे मिलने के लिए राजा आएगा, तो आप कहाँ के शासक हो, आप एक युवराज हो, तो युवराज से तो युवराज ही मिलेगा। और जब मान सिंह इस बात से नाराज होकर जाने लगा, तो उन्होंने कहा, उस मान सिंह ने धमकी दी कि मैं तुम्हें देख लूँगा। तो अमर सिंह ने कह दिया मजाक में कि जाओ अपने साथ सोजत से मेहंदी भी लेते जाना। मेहंदी का मतलब ये था कि जब अपनी किसी बहन बेटी के यहाँ जाते हैं तो मेहंदी एक श्रृंगार का चीज़, एक शगुन के तौर पे लेके जाते हैं। तो मान सिंह को ये उलाहना दी थी कि आप मेहंदी किसके लिए, अपनी बुआ जी जो थी हरका बाई अकबर की पत्नी, उनके लिए लेके जाना। और ये भी कह दिया कि आपकी तो बस की है कि नहीं कुछ, फूफा जी को भी साथ लेते आना। दूसरा जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि ये सब बातें मनगढ़ंत हैं, और अकबर की जो महाराणा प्रताप था उनकी मुलाकात अच्छे से हुई थी,
और बाकी ऐसा कोई भी जो जिक्र है वो मनगढ़ंत है। ये जो है पहली बार मोनोत नैन्सी द्वारा गढ़ा गया, फिर उसके बाद में जो चारण कवि थी उन्होंने इसे बढ़ा चढ़ाकर मतलब पेश कर दिया। जो भी हो, लेकिन मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात असफल होती है। जब ये मुलाकात असफल होती है तो उसके बाद में मान सिंह अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध का नेतृत्व भी किया था। अब देखो, हल्दीघाटी का जब नेतृत्व किया तो इसमें एक चीज और उत्पन्न हुई। वो क्या थी? वो ये थी कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गया, लेकिन मानसिंह ने ना तो उसकी घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार किया और ना ही उसने जो चित्तौड़ था उसको लूटने की अनुमति दी, लूटने की अनुमति भी नहीं दी। तो इस बात से अकबर के कानों में ये बात जब भरी गई तो इस बात से अकबर काफ़ी नाराज़ हो गया, ये बताया जाता है। और उस ज़माने में क्या हुआ करता था कि राजा लोग जो अपने विश्वसनीय खास सरदार होते थे, जिनके ऊपर वो बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते थे, तो उनको क्या करते थे कि दूर देशों में भेज दिया जाता था, दूर देशों को सूबादार बना दिया जाता था। तो ऐसे ही ये कहा जाता है कि उसको सज़ा के तौर पे ये मान सिंह को सज़ा दी गई और उन्हें मतलब हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अकबर जो था वो उससे मान सिंह से नहीं मिला और मान सिंह से ना मिलके उसे सीधा ही वो भेज देता है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का जो अभियान था वो 1580 में हुआ। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है वो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का खैबर पख्तून क्षेत्र है, वहाँ पड़ता है। और वहाँ का विद्रोह कर रहा था हाकिम मिर्जा, और रोशनिया एक जनजाति है उसका विद्रोह चल रहा था। तो हाकिम मिर्जा का विद्रोह चल रहा था तो वहाँ उसके खिलाफ मान सिंह को भेज देता है। अब देखो, ये जो विद्रोह चल रहा था तो इस विद्रोह के खिलाफ अकबर मुख्य अधिकारी यूसुफ खान को बना के भेजता है। अब यूसुफ खान को बना के भेजता है तो वहाँ पे मान सिंह अपना काफ़ी अच्छा दमखम दिखाता है और उस बात से खुश होकर अकबर ने पहली बार जो मान सिंह था उसको स्वतंत्र अधिकारी बना दिया। स्वतंत्र अधिकारी, अब वो खुद अपनी सेना का निर्माण कर सकता था। तो मान सिंह ने क्या किया, अपने कमांडो का गठन किया। जो वर्तमान में कमांडो होते हैं, नेवी सील बहुत ज़बरदस्त कमांडो होते हैं, वैसे ही मान सिंह ने अपने खुद के चुने हुए कमांडो गठित किए और उसके बाद में उसने स्वतंत्र रूप से निर्णय लेके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हुआ क्या कि सबसे पहले जो अब उनका अभियान था वो काबुल का अभियान हुआ। तो काबुल में उस समय वही हाकिम मिर्जा का काफ़ी विद्रोह चल रहा था। तो हाकिम मिर्जा का जब विद्रोह चल रहा था तो होता क्या है कि 1585 में हाकिम मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। हाकिम मिर्जा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो बच्चा था वो काफ़ी छोटा था। तो उसके सरदारों ने विद्रोह कर दिया। तो उसके 5 बड़े सरदार थे, 5 यवन कबीले जिसे कहते हैं, 5 कबीले थे। तो 5 कबीलों ने विद्रोह कर दिया। अब मान सिंह इस बात को जान गया कि जब सरदार काबुल पहुंचे और वहां पे कब्जा करें, उससे पहले मेरे को वहां पे कब्जा करना है। तो मान सिंह ने क्या किया, अपने कमांडो को वहां मतलब तख्त के ऊपर, पाए तख्त के ऊपर यानी काबुल में भेज दिया और खुद जो था वो मतलब उसकी जो क्या कहते हैं, हाकिम मिर्जा का जो लाश हुई थी उसको दफनाने नहीं दिया, उसको एकदम भगाता रहा, उसके चारों तरफ खदेड़ता रहा। तो उसके सरदार उधर व्यस्त हो गए और दूसरी तरफ उसके कमांडो ने इधर काबुल के ऊपर अधिकार कर लिया। इसके बाद में जस्ट ठीक बाद में जब वो तितर बितर हो गए तो वहां से सीधा मान सिंह काबुल आ जाता है और काबुल पर अधिकार कर लेता है। अब क्या होता है, काबुल पर जैसे ही अधिकार किया तो अकबर इस बात को जानता था कि काबुल में जब तक उसका कोई खास सूबेदार नहीं होगा वो काबुल में ज़्यादा दिन राज नहीं कर सकता। तो उसने पहली बार मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया।
अब जो सूबेदार हुआ करते थे वो एक कोई बड़े राजा हुआ करते थे। मान सिंह काबुल जैसे बड़े परगने का सूबेदार बन गया, जो अपने आप में उस वक्त सबसे बड़ी ख्याति का काम था। मान सिंह ने धीरे धीरे पूरे पांचों जो यवन कबीले थे एक एक को चुन चुन के मारा और सारों को समाप्त कर दिया। उनको पूर्णतः पांचों कबीलों के जो पांचों सरदार थे उनको मार दिया। इसके पश्चात क्या किया कि उसने 5 यवन कबीलों को पराजित करके उसने झाड़साई वंश, झाड़साई सिक्के और झाड़साई पगड़ी चलाई। दरअसल क्या था कि 1585 से पहले, 89 से पहले मान लो कि जो जयपुर रियासत का जो झंडा हुआ करता था वो सफ़ेद रंग का होता था, लेकिन 5 कबीलों को, यवन कबीलों को जीतकर मान सिंह ने इस झंडे का रंग पंचरंगा कर दिया उनकी याद में। ठीक है। और दूसरा ये था कि इसके बीच एक झाड़ी का चित्र बना दिया। झाड़ी यानी काबुल में कुछ होता तो था नहीं, झाड़ी होती थी। तो झाड़साई वंश यानी जो पांचों सरदार जो थे, पांचों सरदार की जो पत्नियां थी, दरअसल पहले के ज़माने में ये होता था कि जो पहले राजा होते थे वो किसी दूसरे राजा के ऊपर जब आक्रमण करते थे तो उसको जीत लेने के पश्चात उसकी जितनी भी रानियां होती थी वो विजेता शासक की पत्नियां हो जाती थी। इसीलिए राजपूताना महिलाएं दूसरे शासक की पत्नियां होने के बजाय अग्नि जोहर क्या करती थी। तो जो 5 यवन कबीले थे, सरदार थे, उनकी सारी पत्नियां उनको जीतने के पश्चात अब मान सिंह की पत्नियां हो गई। तो अब उनके पुत्र उसके पुत्र हो गए। तो अब सीधे से इनके पुत्रों ये कहा जाता है कि मान सिंह के 1500, सर्वाधिक 1500 रानियां थी और उनके लगभग 6000 पुत्र थे। और एक चीज ये भी थी कि इनकी मृत्यु पर 60 रानियां, जब इनकी मृत्यु हुई थी 1614 में इलिचपुर में यानी महाराष्ट्र में, तो 60 रानियां इनके साथ सती हुई थी। 60 रानियां इनके साथ तो सती हो गई थी। तो हो सकता है कि 1500 पत्नियां इनके हों। तो उनके जो पुत्र थे, मतलब 5 यवन कबीलों के, वो इनके पुत्र हो गए। तो अब हुआ क्या कि अब मान सिंह तो वहां रह नहीं सकता था, मान सिंह को तो आना था। तो वहां शांति स्थापित करके और उन्हीं के पुत्रों को उसने शासन संभलवा दिया। तो जो काबुल का शासन था वो अब झाड़साई वंश संभाल रहा था। वो मान सिंह के ही पुत्र थे, दरअसल थे तो नहीं मान सिंह के पुत्र तो उनके ही थे यवन को, लेकिन उन यवनों को मारने के पश्चात अब उनकी माता थी वो उनकी पत्नी हो गई थी, इस वजह से वो उनके पुत्र कहलाने लग गए। तो याद रखना जयपुर वासियों, अगर कभी काबुल या लादेन आंख उठाए तो कह देना कि आप हमारी संतान हो, राजा मान सिंह की संतान हो आप। तो झाड़साई वंश, झाड़साई सिक्के और झाड़साई पगड़ी तीनों याद रखनी है। किसने चलाई थी? राजा मान सिंह। और इसके बारे में आपने एक प्रसिद्ध वो डायलॉग तो सुना होगा कि मान सिंह वहाँ काफ़ी दिनों रहता है तो उसे अपने देश की याद आती है, तो वो एक आक यानी आंकड़े का एक पौधा देखता है और उसके लिपट कर रोने लग जाता है। तू परदेशी रूखड़ा मैं संदेशी जान, ऐसा कुछ वो डायलॉग भी है। तो इसके बाद में जब मान सिंह काबुल की सूबेदारी करके वहाँ पे अच्छे से शासन स्थापित कर दिया तो काबुल में मान सिंह का गहरा आतंक था। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना, सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा, वैसे माएँ कहा करती थी सो जा बेटा वरना मान सिंह आ जाएगा। इतना गहरा आतंक था। काबुल पर शांति स्थापित करने के बाद में इसका प्रमोशन किया और क्या नाम है, अकबर ने इन्हें बिहार का सूबेदार बना दिया। तो दूसरा जो अभियान रहा, दूसरा तो नहीं, ये लगभग 6वां-7वां अभियान हो गया। रणथंबोर से हम चले थे, रणथंबोर के बाद में गुजरात के बाद में डूंगरपुर का आस्करण का अभियान, इसके बाद में हल्दी घाटी का अभियान के बाद में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का अभियान, फिर उसके बाद में काबुल अभियान 6, और अब चल रहा है बिहार का 7वां अभियान है, बिहार अभियान।
तो बिहार में अब क्या हुआ कि उस टाइम सबसे ज़्यादा अशांति थी बिहार में। तो सबसे विश्वसनीय आदमी मान सिंह, तो अकबर ने इन्हें 1587 में बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो मान सिंह ने बिहार को जीतकर अपने नाम पर मानपुर कस्बा बसाया, ठीक है। और मान सिंह ने उसके बाद में खड़प के संग्राम सिंह को परास्त किया और गिद्धौर के राजा पूर्णमल को परास्त किया, ठीक है। तत्पश्चात मान सिंह ने शंभुपुरी की सैयदों एवं हाजीपुर के राजा गणपत खान के विद्रोह को दबाकर मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। मान सिंह ने दरअसल वहाँ पे था क्या कि जिस टाइम मान सिंह बिहार की सूबेदारी कर रहा था उसी वक्त एक बड़ा वाकया घटित होता है, और वो ये कि 1589 में मान सिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है। और जब भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है तो 1589 में ही मतलब जो पटना था, पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है, पटना में मान सिंह का राज तिलक कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में 1590 में ये वहाँ पे आ जाते हैं, आमेर आ जाते हैं, और आमेर में इनका दूसरा विधिवत राज्याभिषेक किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जिस वक्त मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ उस वक्त कहाँ के सूबेदार थे वो, तो उस टाइम बिहार के सूबेदार थे। तो अकबर ने जब ये शासक बने और उनका राज्याभिषेक हुआ तो इन्हें 5000 का जात और सवार का मनसब दिया, 5000 का जात व सवार का मनसब दिया। तो ये 1589 में ही दिया गया था। फिर उसके लास्ट के चरणों में इन्हें 7000 जात व सवार का मनसब दिया, 7000 का। पहले 1589 में तो 5000 का ही दिया था, इनके पिता के पास भी ये था, इनके दादाजी के पास भी ये था। लेकिन बाद में जब लगभग 1602 या 3 की बात है, इन्हें 7000 का जात व सवार का मनसब दिया जाता। और 7000 का जात व सवार का मनसब उस जमाने का, यानी अकबर के ज़माने का, केवल और केवल शहजादों को दिया जाता था। हिंदू राजा को सर्वोच्च जो मनसब दिया जाता था वो केवल और केवल 5000 का दिया जाता था। तो इतिहास में हिंदू राजा में केवल और केवल मानसिक को यह मनसब दिया गया। और बात की गई मुस्लिमों में, तो मुस्लिमों में जो क्या कहते हैं शहजादों को बात छोड़ दें तो शहजादों के अलावा केवल मिर्जा अजीज कोका को मिला था, शहजादों के अतिरिक्त था ये, उनको ये मनसब मिला था। और किसी को भी 7000 का मनसब अकबर के समय नहीं मिला था। बाद में तो खैर मनसब बढ़ जाता है, लेकिन शुरुआती दौर की बात की जाती। तो इस प्रकार उन्हें 5000 का मनसब दिया। अब बात की जाए विद्रोह की, तो विद्रोह वहाँ पे 3 विद्रोह स्पेस थे। तो मैंने आपको तीनों बता दिया। एक तो वहाँ के क्या थे, स्थानीय जागीरदार थे, जमींदार थे, वो विद्रोह कर रहे थे। दूसरे छोटे छोटे शासक थे, वो विद्रोह कर रहे थे। और तीसरा मैंने अभी आपको बताया गिद्धौर का शासक पूर्णमल था, तो ये भी विद्रोह कर रहा था। तो अब इसने मान सिंह ने क्या किया कि पूर्णमल को पराजित किया और उसकी पुत्री मतलब उसकी एक पुत्री थी जिसकी शादी अपने छोटे भाई चंद्रभान के साथ की थी। ये यहाँ पे लिख लेना आप, इसके भाई था चंद्रभान, मान सिंह के भाई चंद्रभान के साथ इसके पुत्री की शादी कर दी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब मान सिंह बिहार का सूबेदार था, उसी दौरान 1592 में मान सिंह ने एक अफगान शासक था उड़ीसा का जिसका नाम था नासिर खान। नासिर खान एक प्रसिद्ध शासक था, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद में एक अगला शासक बनता है जिसका नाम था कतलू खान था। कतलू खान का बाद में शासक बनता है नासिर खान। तो नासिर खान को पराजित करके पहली बार उड़ीसा को जीतकर मुगल सल्तनत में मिलाया। तो ये बहुत बड़ी उपाधि होती थी। देखो, किसी व्यक्ति की योग्यता का पता तब चलता है जब वो कुछ करके दिखाए। तो मान सिंह ने ये करके दिखाया था। पहला काबुल जीता, दूसरा बिहार में शांति स्थापित की, पूरे बिहार को वापस जीता, तीसरा 1592 में क्या जीत लिया, उड़ीसा जीत लिया, और चौथा उड़ीसा में ये कहा जाता है कि जब मतलब जो जगन्नाथपुरी में
जो मंदिर को ढहाया जा रहा था, वहाँ पे मस्जिद बनाने की बात हो रही थी, तो उसने अपने कमांडो को भेज के उसको ढहाने से भी रोका था। उसको नासिर खान ने ढहाने की बात की थी। तो इस वजह से अकबर काफ़ी खुश हुआ, और खुश होकर अकबर ने बिहार के साथ साथ मानसिंह को बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। अब बात करते हैं बंगाल के सूबेदार की। तो 8वें नंबर पे जो वो इस अभियान जो था वो बंगाल का था। 1594 में इन्हें बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब इन्होंने पहला काम क्या किया, देखो मानसिंह ने क्या किया कि मानसिंह ने बंगाल में एक नगर बसाया जिसका नाम है अकबर नगर। क्या नाम बसाया? अकबर नगर। तो उसने दो कस्बे बसाए थे, एक मानपुर बिहार में, एक अकबर नगर बंगाल में। तो उस टाइम बंगाल की राजधानी थी टंडा। क्या थी? टंडा। तो टंडा से हटाकर उसने अपनी राजधानी अकबर नगर स्थानांतरित की। अकबर नगर जो जिला है वो वर्तमान में उसका नाम है राजमहल। अकबर नगर का वर्तमान नाम क्या है? राजमहल। ठीक है। तो राजमहल जो जिला है वो मानसिंह ने ही बसाया, तो वहां उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। अब देखो वहां पे अगर बात की जाए विद्रोहियों की, तो विद्रोही कौन थे? तो वहां पे प्रमुख विद्रोही 3 थे। कौन कौन थे? पहला था केदार। केदार पूर्वी बंगाल का राजा था। ठीक है। और दूसरा था कूच बिहार का शासक लक्ष्मी नारायण। तीसरा था ईसा खान, और चौथा था सुलेमान। ये 4 बड़े प्रमुख विद्रोही थे। तो अब इनके बारे में पहले एक एक नजर डाल लेते हैं। तो 1596 में कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को इन्होंने पराजित किया, और उनकी एक बहन थी जिनका नाम था अबला देवी। अबला देवी से इन्होंने शादी कर ली। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या किया, इसने पूरी बंगाल का राजा केदार जो था उसको परास्त किया, और 1604 में जो शिला देवी उनकी कुल देवी थी केदार की, उसको लाकर आमेर के महलों में प्रतिस्थापित करवाया। ये माना जाता है कि राजा केदार को ये वरदान था कि जब तक शिला देवी के बारे में कहा जाता है कि जिनके पास ये रहेगी वो अजय योद्धा रहेगा। तो मानसिंह ने काफ़ी बार इनके ऊपर आक्रमण किया लेकिन इसको जीत नहीं पाया। तो ज्योतिषियों ने उन्हें सलाह दी कि जब तक माता इनके पास रहेगी, आमेर शिला देवी की मूर्ति इनके पास रहेगी, तब तक आप इन्हें पराजित नहीं कर सकते। तो मानसिंह ने रात को छिप के माता की चोरी कर ली, और अगले दिन जब इसके ऊपर आक्रमण किया तो उसको आसानी से जीत गया। और बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही इसके 3 खास पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। एक इसका सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय जो पुत्र शहजादा था जिसका नाम था जगत सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जगत सिंह उसको बहुत चाहता था। इसके बाद में मानसिंह काफ़ी टूट जाता है अंदर से। तो अब क्या होता है कि इन विद्रोहियों को मानसिंह अच्छे से दबाता है, और दबा के 1504 इसी दौरान मानसिंह क्या करता है कि वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा के स्वयं अजमेर आ जाता है। अजमेर आ जाता है 1596 में। और 1596 में यहाँ आकर उसने अपने पुत्र जगत सिंह को वहाँ नियुक्त करा दिया अपनी जगह। बंगाल में अपनी जगह अपने पुत्र जगत सिंह को नियुक्त करा दिया था 1596 में। तो वो स्वास्थ्य कारणों से यहाँ आया था, लेकिन यहाँ दूसरी कहानी चल रही थी। दूसरी कहानी क्या थी कि अकबर उस टाइम काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और लगभग बीमार रहने लग गए थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि सलीम और अनारकली की कहानी तो आपने सुनी होगी। तो प्रेम प्रसंग में पड़ गया था सलीम, तो और अनारकली की हत्या करवा दी थी अकबर ने। तो इस बात से काफ़ी भ्रम होके सलीम हमेशा के लिए शराब के नशे में उन्मत्त रहता था। तो दोनों बाप बेटों के बहुत गहरा संकट युद्ध आपस में वैमनस्य चल गया था। इसी दौरान क्या होता है कि सलीम की जो एक पत्नी थी जिसका नाम था मानबाई, वो मानसिंह की बहन थी, और उसका मानसिंह का एक भांजा था जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। अब मानसिंह ये चाहता था कि सलीम की जगह अपना भांजा खुसरो शासक बने। ठीक है। तो अब अपने भांजे खुसरो को शरण देने के लिए मानसिंह अजमेर आ गया। ठीक है।
और अपनी जगह अपने पुत्र को वहाँ पे तैनात करवा दिया। तो अंतिम समय में इसने अपने भांजे का पक्ष लिया, अकबर का साथ दिया। इस बात से जो जहांगीर था वो काफ़ी नाराज़ हुआ। जब वो शासक बना तो काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने मतलब अकबर का मान सिंह से काफ़ी प्रतिशोध भी लिया, लेकिन मान सिंह का इतना रुतबा था कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। हालांकि खुले में साथ दिया था उसने अपने भांजे का और खुले में इसका खिलाफ बगावत की थी अपने जीजाजी के प्रति, लेकिन जो भी है, अब हुआ क्या कि अकबर की जब मृत्यु होती है तो जैसे ही मृत्यु होती है तो नया शासक कौन बन गया, मतलब अब जहांगीर बन गया। बनना तो था कौन, खुसरो को बनाने का प्रयास कर रहा था मान सिंह, लेकिन बन जाता है कौन, जहांगीर। तो जहांगीर जैसे ही शासक बना वो इस बात को समझ गया कि अपना सबसे प्रबल विरोधी कौन है, मान सिंह है। तो उस वक्त तक जब उसने पहला काम यह किया कि अपने पुत्र की हत्या करवा दी। जब उसने खुसरो की हत्या करवा दी तो उसकी पत्नी मानबाई ने भी जहर खा के आत्महत्या कर ली। अब मान सिंह इस सदमे से काफ़ी टूट चुका था। अब मान सिंह का उसने स्थानांतरण करना प्रारंभ कर दिया। उसे कभी भी पाया तख्त के पास नहीं रहने दिया। कभी उसको बंगाल, कभी बिहार, कभी इलेश्वर दक्कन, कभी कहीं भेजता ही रहा। तो इस प्रकार उनके संबंध जो थे वो काफ़ी लास्ट के समय बिगड़ गए थे। तो 1596 में उसे नियुक्त किया था किसको, मान सिंह को। मान सिंह ने जगत सिंह को नियुक्त करवाया था और 1599 में जगत सिंह की वहाँ मृत्यु हो जाती है। जब जगत सिंह की वहाँ मृत्यु हो जाती है तो मान सिंह की एक रानी थी कनकावती। तो कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया, जिसमें भगवान कृष्ण की वही मूर्ति लगी है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ के किले में किया करती थी। ये कहा जाता है कि चित्तौड़ अभियान के दौरान मान सिंह वो मूर्ति चित्तौड़ के किले से लेके आया था और उसे वहाँ जगत शिरोमणि के मंदिर में प्रतिस्थापित करवाया। तो अब इसके बाद में देखो कुछ बात आती है मान सिंह के मतलब स्थापत्य कला की और उनके धर्म की और इसके बारे में उसके कुछ विशेष तथ्यों की, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। हमने उनके अभियानों की चर्चा की, तो अभियानों में उन्होंने लगभग 76 अभियान किए थे और 76 अभियान में अजय योद्धा था, इसकी कोई शक नहीं। लेकिन उनका जो तलवार जो चली वो मुगलों के लिए चली, मुगलों के अधीन थे। ठीक है, तो अब बात की जाए तो देखो पहली बात करते हैं उनकी धार्मिक स्थिति की। अकबर कट्टर हिंदू था। अकबर कट्टर हिंदू था, इसके प्रमाण देते हैं 2-3। पहला तो ये कि मान सिंह कट्टर हिंदू था, अकबर की बात नहीं है, मान सिंह की बात कर रहे हैं। मान सिंह कट्टर हिंदू था। पहला तो ये कि अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। तो दीन ए इलाही जो धर्म था वो मान सिंह को स्वीकार करने के लिए कहा अकबर ने, क्योंकि उसे फर्जंद कहता था, लेकिन अकबर ने उसे मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। दूसरा मुंगेर, वर्तमान में बिहार की बात है, मुंगेर। तो बिहार या मुंगेर का एक प्रसिद्ध मौलवी था जिसका नाम था शाह दौलत। शाह दौलत ने मान सिंह को इस्लाम धर्म ग्रहण करने की, इस्लाम धर्म स्वीकार करने की सलाह दी थी और मान सिंह ने उसे भी स्वीकार नहीं किया था। तीसरी बात की जाए तो उन्होंने, जो मैंने अभी आपको बताया कि उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पे अपने कमांडो को भेज के पुरी को, मंदिर को ढहने से बचाया। और अगर बात की जाए तो वो जो मान सिंह जो था वो अपने धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव लिए हुए था और लास्ट में ये वैष्णव धर्म के प्रति झुक जाता है और वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर वृंदावन में राधा गोविंद जी का एक मंदिर बनवाता है। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये था इसका धर्म के बारे में। रुतबे की बात की जाए तो मैंने आपको एक बताया कि उस जमाने का सबसे बड़ा रुतबा यानी 7000 का मनसब केवल मान सिंह के पास था और ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। अकबर के पास 9 रत्न थे, उनमें शामिल था। अकबर के 9 रत्नों में
आप लिख भी लेना। पहला मानसिंह, दूसरा था बीरबल जिसे कहते हैं महेशदास। बीरबल की मृत्यु भी 1586 में, वो एक काबुल के विद्रोह में यूसुफ बजायों का विद्रोह दबाने के लिए गया था, लेकिन वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मानसिंह वहां भी खता नहीं खा के आया, वहां भी अजय योद्धा बन के लौटा, इसलिए मानसिंह का रुतबा था। तो दूसरा नवरत्न था बीरबल। तीसरा था अबुल फजल, अबुल फजल तीसरा था। चौथा था फैजी। पांचवा था तानसेन। छठा था अब्दुल रहीम खान खाना। सातवां था टोडरमल जो इसका वित्त मंत्री भी था। आठवां था हाकिम हुकाम। और नौवां था मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो ये नवरत्न थे अकबर के दरबार में, तो ये इसका नवरत्न था। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब मानसिंह की दरबार की, इनके उसकी। तो देखो इसके प्रसिद्ध दरबारी जो थे वो तीन थे, हरिनाथ जी, सुंदरदास जी और जगन्नाथ। जगन्नाथ कछवा जिसने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली भी लिखी है। तो ये इसके तीन प्रसिद्ध सूबेदार दरबारी कवि थे। अब चलो इनके स्थापत्य के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो पहली बात करते हैं, इन्होंने दो नगर बसाए। कौन कौन से? बिहार में मानपुर कस्बा और बंगाल में अकबर नगर जिसे राजमहल भी कहते हैं। तीसरा, इन्होंने 5-7 मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। कौन कौन से थे? पहला तो था महादेव मंदिर गया में। दूसरा था भवानी शंकर मंदिर पटना में। तीसरा था शिला देवी का मंदिर आमेर में। याद रखना, आमेर का जो शिला देवी का मंदिर है वो निर्माण तो करवाया था किसने? आमेर के मानसिंह ने, जबकि इसका जो वर्तमान स्वरूप, आधुनिक स्वरूप जो दिया था वो राम सिंह सेकंड के द्वारा दिया गया। ठीक है, राम सिंह सेकंड के द्वारा। चौथा जो मंदिर था जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में, वो मैंने बताया कनकावती, जिसमें वही मूर्ति लगी जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ के किले में करती थी। पांचवा जो मंदिर था वो था गोविंद देव जी का। छठा जो मंदिर था वो था गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में। और याद रखना, सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें वही मूर्ति है जो मतलब मान सिंह ने वहाँ स्थापित की थी वृंदावन में। तो वृंदावन में जब स्थापित की थी तो इनके बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहाँ आता है, शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब आता है। और औरंगजेब जब मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है तो शिवराम गोस्वामी नामक एक पुजारी उन मूर्तियों को बैलगाड़ी में रख के लेके आता है और राजा मान सिंह उन मूर्तियों को जयपुर में प्रतिस्थापित करवाता है। ये प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने 3 संस्कृत अभिलेखों का भी निर्माण कराया जो निम्न है। पहला जो था आमेर का शिलालेख स्तंभलेख, आमेर का स्तंभलेख। दूसरा जो था वो रोहितासगढ़ का शिलालेख, रोहितासगढ़ के बिहार में शिलालेख। और तीसरा था वृंदावन अभिलेख। ठीक है, इसने महलों और किलों का भी निर्माण कराया, कई महलों का किलों का निर्माण कराया। जो आपको याद होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि बिहार का जो रोहितासगढ़ का किला है उसमें 15 भव्य महलों का निर्माण कराया। 15 भव्य महलों का निर्माण कहाँ कराया था? रोहतासगढ़ के किले में। और आमेर के किले का निर्माण इन्होंने आरंभ करवाया और यहाँ पे 24 महल बनवाए, 24 महल। अगर इनके दरबारी कवियों की बात करें तो इनका एक दरबारी कवि था दलपत, जिनकी पुस्तक थी पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम, पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम। दूसरा इनका जो कवि था मुरारी दास, मुरारी दान नहीं, मुरारी दास, जिसने मान प्रकाश और मान चरित, कहीं कहीं मान चरित भी इसका नाम था, मान प्रकाश पुस्तक लिखी। तीसरा था पुंडरिक विट्ठल। पुंडरिक विट्ठल ने रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय नामक पुस्तक लिखी। और इनका एक और कवि था, दरबारी था, जिसका नाम था हापा बारहट। हापा बारहट इनका एक और प्रसिद्ध कवि था। अब इनकी बात की जाए मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 1614 में एलिचपुर या इलायचपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ इनकी मृत्यु हो गई।
और वहीं पे 60 रानियां इनके साथ सती भी हो गई। अब बात करते हैं कि मान सिंह के बाद में शासक कौन बना। तो मान सिंह के बाद में शासक बनता है, अगला जो शासक बना उसका नाम था भाव सिंह। क्या नाम था? भाव सिंह। अब भाव सिंह कौन था? भाव सिंह मान सिंह का पुत्र था, और मान सिंह का पुत्र था जो 1614 से लेके और 1621 तक शासक रहा। अब देखो भाव सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। भाव सिंह क्या था कि भाव सिंह अपने पिता के खिलाफ, जबकि जहांगीर का समर्थक था, जहांगीर का समर्थक था। क्यों? देखो जैसी संगत आपकी होती है वैसे आपके दोस्त होते हैं। जो जहांगीर जो था वो एकदम नशे में उन्मुक्त रहता था, और सेम दूसरा उसका कॉपी कौन था? भाव सिंह। तो दोनों फूफा और भतीजे पैक बना बना के पीते रहते थे। तो भाव सिंह की और मान सिंह की काफ़ी अच्छे से, भाव सिंह की और जहांगीर की काफ़ी अच्छे से पटती थी। तो मान सिंह की मृत्यु के पश्चात भाव सिंह को जहांगीर ने अगला आमेर का शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन अत्यधिक शराब सेवन के कारण 1621 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके कोई पुत्र भी नहीं थे, वो निसंतान थे। तो जब निसंतान उनकी मृत्यु हो जाती है तब फिर उनका अगला राजा बनता है मिर्जा राजा जयसिंह, जो 1621 में शासक बनता है और 1667 तक शासक रहता है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स को आप उतार भी सकते हैं आपके याद के लिए, और फिर जो मैं नोट्स आपको PDF सेंड करूँगा टेलीग्राम में, वो आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिर आप फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। देखो आप अपने यूट्यूब जो वो है क्या कहते हैं गूगल प्ले स्टोर, उस पर जाना, टेलीग्राम TELEGRAM टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। और टेलीग्राम जब इंस्टॉल हो जाए तो टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद में फिर वहाँ पे सर्च करना KSG COACHING कोचिंग और SHAHPR कोचिंग छापरा, KSG कोचिंग छापरा का जैसे आए उस पर क्लिक करना, फिर अपने वीडियो ये पड़े हैं वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। क्योंकि दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि एक बार कोई चीज़ डालने पर डिलीट भी हो जाती है, और दूसरा वो चीज़ जो है वो काफ़ी दिनों तक रहती भी नहीं है। तीसरा ये भी रहता है कि कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है तो पीछे क्या डाल दिया वो भी नहीं पता रहता। चौथी परेशानी ये है व्हाट्सएप में कि व्हाट्सएप में सिर्फ 264 मेंबर ही जुड़ते हैं, और अपने पास 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप बन गए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, और टेलीग्राम, और पाँचों ये भी है कि वहाँ पे बड़ी फाइल सेंड भी नहीं होती व्हाट्सएप में, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो टेलीग्राम में ये क्वालिटी ख़राब नहीं होती। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, किसी को अगर नहीं आता तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम खोल के और KSG कोचिंग छापरा ऐसे लिखोगे तो वहाँ पे मतलब वो आ जाएगा। और फिर आप, और इस जो मेरा वीडियो रहेगा उसके नीचे भी मैं चैनल की लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, तो वो आप उस पर क्लिक करते अपने आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करना, और आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल से। तब तक अच्छे से पढ़ाई।